माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मैकडॉनल्ड्स, फेसबुक, कोका कोला, डोमिनोज पिज्जा और न जाने कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो आज अमेरिका को हर रोज लाखों डॉलर का प्रॉफिट पहुंचाती हैं। और यही नहीं, आप किसी भी फील्ड में देख लें, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, यहाँ तक कि मूवीज बनाने में भी ये हर जगह टॉप पर है। आखिर कोई भी देश सिर्फ 100 सालों में इतना बड़ा कैसे बन सकता है? अगर आप मेरे पीछे इस ग्राफ को देखें तो उसमें साफ पता चलता है कि अमेरिका की इकोनॉमी 1850 तक इंडिया से भी कम थी। तो फिर इन 100 से 125 सालों में अमेरिका ने ऐसी कौन सी मैथ्स लगा दी जो सुपर पावर बन गया? नमस्कार, मैं हूं गौरव और चलिए आज हम इसे एकदम डीप में समझते हैं कि आखिर अमेरिका कैसे इतनी छोटी सी इकोनॉमी से आज सुपर पावर बन गया है। आज हम अमेरिका को ऐसी ताकत के रूप में जानते हैं जो कुछ देशों को छोड़ दे तो लगभग जिससे जो चाहे करवा सकता है। पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को कंट्रोल करने में भी सबसे अहम भूमिका निभाता है अमेरिका। लेकिन अब ये कुछ इंडिकेटर्स देखिए। जीडीपी पर कैपिटा में आज भी अमेरिका पीछे है लग्जमबर्ग और कई देशों से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी नॉर्वे, स्विट्जरलैंड देशों से कहीं ज्यादा पीछे है अमेरिका। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी डेनमार्क, फिनलैंड जैसे देशों से काफी पीछे है अमेरिका। तो अमेरिका सुपर पावर कैसे हो गया? क्यों इन देशों का नाम कभी सुपर पावर वाली लिस्ट में नहीं आता जो अमेरिका से बहुत ज्यादा समृद्ध और खुशहाल है? आइए हम इसे थोड़ा सा पीछे जाके समझते हैं। शुरुआती 70 सालों तक अमेरिका बस अपने ही कंटिनेंट में फैलता गया, जैसा आप मेरे पीछे मैप में देख सकते हैं। वेस्ट की तरफ से बढ़ते बढ़ते पैसिफिक ओशन तक पहुंच गया। लेकिन इस एक्सपेंशन का मतलब क्या था? साफ तौर पर वहां की लोकल पॉपुलेशन का बहुत ही बड़े पैमाने पर नरसंहार। और यही अमेरिका आज दुनिया को ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता है। खैर, अब यहाँ एक दिलचस्प बहस खड़ी हुई। अमेरिकी नेता दो भागों में बंट गए। सवाल ये था कि क्या अमेरिका को ओशंस के बाहर एक्सपेंड करना चाहिए या नहीं। कई नेता इसके हक में थे तो कई इसके अगेंस्ट में। इस गृह युद्ध के बाद फॉरेन मिनिस्टर विलियम सीवर्ट चाहते थे कि अमेरिका और बाहर एक्सपेंड करे और इसी कश्मकश में उन्होंने अलास्का को रूस से खरीद भी लिया लगभग $72 लाख में। लेकिन जब उन्होंने ग्रीनलैंड, आइलैंड और कैरिबियन इलाके खरीदने की कोशिश की तो अमेरिकी कांग्रेस उन पर भड़क गया और उनके इस अरमान पर पानी फेर दिया। पर आखिर क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका में एंटी इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद विरोधी सोच बहुत मजबूत थी। लोग डरते थे कि इससे अमेरिका और ज्यादा ग्लोबल पॉलिटिक्स में फंस जाएगा। और उससे भी बड़ा डर ये था कि उन देश के लोगों को अमेरिकन कहना पड़ेगा जिन्हें वो बहुत नीच जाति वाला देश मानते थे। लेकिन इस कहानी में फिर से एक नया मोड़ आया। ईयर 1800 के आखिरी तक तस्वीर बदलने लगी अमेरिका की। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने अमेरिकी इकोनॉमी को रॉकेट की स्पीड से बढ़ा दिया। लेकिन इस बढ़ती इकोनॉमी ने एक और समस्या खड़ी कर दी अमेरिका के सामने। इतनी फास्ट पेस्ड इकोनॉमी को संभालने वाला नेता कहां से लाता अमेरिका? इतनी फास्ट पेस्ड इकोनॉमी को संभालने के लिए एक स्ट्रांग और सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की जरूरत की समस्या, जो इतनी आसान नहीं थी जितनी हमें लग रही है। और इसका हल मिला प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली जैसे नेता के रूप में। इन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेटिक स्किल से न केवल सत्ता संभाली बल्कि विदेशों में भी अमेरिका के दबदबा बढ़ाने लगे। लेकिन अभी भी असली टर्निंग पॉइंट बाकी था। 1898 अमेरिका स्पेन वॉर। क्यूबा के इशू पर मैकिनली ने देश को युद्ध में झोंक दिया। अमेरिका ने पुराने स्पेनिश एम्पायर को आसानी से हरा दिया और प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तो मानो सिलसिला शुरू हो गया। 1898 में हवाई, 1899 में वेक आइलैंड, 1900 में अमेरिकन समाओ, फिर 1903 में पनामा कैनाल वाला एरिया और 1917 में वर्जिन आइलैंड को भी खरीद लिया। सोचिए जरा, कुछ ही सालों में अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी मौजूदगी फैला चुका था। निकारागुआ जैसे देशों में अमेरिकी समर्थक सरकारें बैठाई गई। चीन में भी वेस्टर्न पावर के गेम में अमेरिका बड़े ही चालाकी से सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। अब आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर, जहां अमेरिका की असली ताकत पूरी तरह सामने आई। अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट के बाद वॉर का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया और प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन युद्ध शांत कराने के बाद सीधा पेरिस पीस समिट पहुंच गए, जहां उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाने का आइडिया दिया। ये एक ऐसी बॉडी थी जो पूरे वर्ल्ड में पीस और कोऑपरेशन को बढ़ावा दे। लेकिन यहाँ पर फिर वही पुरानी प्रॉब्लम सामने आ गई। अमेरिका के अंदर अभी भी आइसोलेशनिज्म यानी अलगाववाद बहुत स्ट्रांग था। अमेरिकी कांग्रेस ने लीग ऑफ नेशन ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया। चूंकि ये प्रेसिडेंट विल्सन के सामने और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को उन्हें यही रोकना पड़ा। इसके बाद शुरू होता है इकोनॉमिक डिप्रेशन और वर्ल्ड के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर का दौर। अमेरिका के पास दो ही रास्ते बचे थे, या तो अमेरिका एक्सपेंशन करने के लिए इस इकोनॉमिक डिप्रेशन में जर्मनी से युद्ध करे, नहीं तो शांति से बैठ जाए, केवल अपने एरियाज पर फोकस करे। अमेरिका ने दूसरा रास्ता चुना, और जो अमेरिका इतना युद्ध करके लोगों के देश और टेरिटरी को हड़प रहा था, वही अमेरिका अब चुपचाप अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा।
यानी जब जैसी सिचुएशन वैसा रंग बदलने में अमेरिका पहले से माहिर है। धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर आया। ईस्ट एशिया में जापानीज एम्पायर लगातार बढ़ रहा था, जो सीधे तौर पर अमेरिकन कॉलोनीज और उनके सोल्जर्स के लिए खतरा बन रहा था। और लास्ट में ये स्ट्रगल पर्ल हार्बर के अटैक में बदल गया। अब अमेरिका पूरी तरह वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा। लेकिन ये वही टाइम है जिसने अमेरिका की किस्मत को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि बाकी सारी वर्ल्ड पावर तो युद्ध में तबाह हो गए, लेकिन अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश बना जिसकी इकोनॉमी गिरने के बजाय बढ़ी हो, जो आप इस ग्राफ में आसानी से देख सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन था अमेरिका ने वॉर को चांस के रूप में देखा। एक तरफ से अमेरिका ने सारी कंट्रीज को हथियार बेचना शुरू किया, और आज भी अमेरिका वही करता है। अब रशिया और यूक्रेन के वॉर को ही ले लीजिए। इस वॉर में रशिया से भी ज्यादा प्रॉफिट अमेरिका ने सिर्फ हथियार बेच के कमा लिया है यूक्रेन को। और जैसे ही यूक्रेन हथियार लेना बंद करता है, ट्रम्प साहब भड़क और इन्हीं वजहों से वो शांति की शर्तें मनवाने में हमेशा कामयाब रहता है। और मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस बना दिया, यानी संयुक्त राष्ट्र, जहां यह तय किया गया कि कोई भी देश हिटलर या जापान जैसी जंग नहीं छेड़ सकेगा। मतलब अभी तक अमेरिका जो कर रहा था वो सही था। दुनिया के सारे देश एक मंच पर बैठकर विवाद सुलझाएंगे बातचीत और कानून के रास्ते से। और यूएन अकेली ऐसी संस्था नहीं थी। 1944 में 44 सहयोगी देशों के 730 रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक छोटे से टाउन में इकट्ठा हुए, जिनका गोल था वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो फाइनेंस के दम पर ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर रोक सके। और यहीं से निकला ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिसने IMF और वर्ल्ड बैंक को जन्म दिया। यानी ये बात साफ हो गई थी कि अब किसी देश का कोई भी मसला हो, इन संस्थानों के द्वारा ही सही, लेकिन अमेरिका उस मसले में जरूर शामिल रहेगा। लेकिन यहीं पर आता है एक और ट्विस्ट। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत यानी सोवियत यूनियन चीजों को बिल्कुल अलग नजर से देख रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेमोक्रेटिक वेस्ट और ईस्ट कम्युनिस्ट कंट्री साथ में लड़ी, लेकिन ये साझेदारी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। अमेरिका को सोवियत एक्सपेंशन, खास करके ईस्टर्न यूरोप में अपने फ्री ट्रेड वाले विजन पर सीधा खतरा लगा। तभी अमेरिकी नेताओं ने कहना शुरू किया कि सोचिए, समाजवाद ने इंसान की आजादी पर परछाई डाल दी है, और अब यह परछाई हमारी अपनी आजादी पर भी आ रही है। तो इसी डर की वजह से अमेरिका और यूरोप ने मिलकर बनाया नाटो। ये एक ऐसा गठबंधन था जिससे रूस को यूरोप में आगे बढ़ने से रोका जा सके। ग्लोबल लेवल पर अमेरिका ने अपनी नई रणनीति घोषित की, कंटेनमेंट, यानी वर्ल्ड में जहां भी कम्युनिज्म फैलेगा उसे रोको। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने इसके लिए क्या किया। तो अमेरिका ने इन चीजों को स्ट्रिक्ट रखने के लिए वॉरफेयर पॉलिसी जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय रखी थी उसको जारी रखा, और इसके 2 बड़े नतीजे निकले। पहला, अमेरिका को सऊदी अरब और इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ गठबंधन करने पड़े, क्योंकि अमेरिका कम्युनिज्म के खिलाफ इन्हें हमेशा से फ्रंट रो वॉरियर की तरह देखता था। और दूसरा, अमेरिका ने दुनिया भर में सीक्रेटली दखल देना शुरू किया। जैसे ईरान में कभी अपने फेवर का रूलर बैठा दिया, तो कभी किसी देश में रिबेलियन को हथियार और पैसे देकर और उग्र कर देता। एग्जाम्पल के लिए 1985 में निकारागुआ हो गया, उससे पहले 1979 में अफगानिस्तान का तो सबको पता ही है। और ऐसे ही पूरे कोल्ड वॉर के पीरियड में अमेरिका दुनिया भर में कुछ न कुछ करके सैकड़ों विवादों में हस्तक्षेप करता रहा, और उसका रिजल्ट इतना भयंकर हुआ कि धरती के लगभग हर कोने में अमेरिका के गठबंधन, दुश्मनी और तनाव का जाल फैल गया। अब सोचिए, जब 1989 में बर्लिन में वॉल गिरी और सोवियत यूनियन बिखर गया, तो अगर अमेरिका चाहता तो इस सिस्टम से पीछे हट सकता था और अपनी सैन्य शक्ति भी घटा सकता था, लेकिन नहीं, दिखावे के लिए जो थोड़ा बहुत सैन्य बजट था उसको कम कर दिया। लेकिन असल में जो बुनियादी ढांचा था और गठबंधन था कोल्ड वॉर के समय, वो आज तक बरकरार है। और जैसे ही कोल्ड वॉर के बाद सोवियत रशिया थोड़ा सा हिला, अमेरिका पहुंच गया कॉलर टाइट करके, क्योंकि उसने अपने आप को एज ए सुपर पावर प्रूफ कर दिया था रशिया को पीछे करके। उसने 2 प्रेसिडेंट थे उस पीरियड के, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन। बड़ा फैसला लिया दोनों ने कि अब पावर आ गई है, अब बड़ा भाई बनने का वक्त आ गया है सबका। और उन्होंने कहा अब अमेरिका सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी वर्ल्ड की जिम्मेदारी लेगा, यानी ग्लोबल अफेयर्स को एक्टिवली मैनेज करता रहेगा। अब सोचिए, नाटो को तो सिर्फ सोवियत यूनियन के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया गया था, उसको बंद करने के बजाय उसको और मजबूत कर दिया गया ताकि यूरोपियन कंट्रीज हमेशा एकजुट रहें, और बैकएंड में नाटो की पावर को अमेरिका आराम से इस्तेमाल करता रहे। इसी तरह वॉशिंगटन का समर्थन इजराइल और जापान के लिए भी कंटिन्यू रहा, और इसका कारण बताया गया, इन इलाकों में युद्ध रोकने के लिए कुल मिलाकर जो गठबंधन और संस्थाएं कोल्ड वॉर में शांति बनाए रखने के लिए बनाई गई थी, वो अब परमानेंट हो गई हैं। ये सिस्टम आज भी चल रहा है, इसलिए कहीं पे वॉर हो, कुछ हो, अमेरिका बिन बुलाए बाराती की तरफ पहुंच जाता है। और कोल्ड वॉर के बाद से आज तक किसी बड़े अमेरिकी लीडर ने इसे खत्म करने की बात नहीं की, सिवाय डोनाल्ड ट्रम्प के। ट्रम्प ने इस पूरे सिस्टम पर काफी विरोधाभासी बयान दिए। कभी बोलते हैं ये जरूरी है, कभी बोलते हैं फालतू का अमेरिका इसका बोझ हो रहा है। लेकिन एक बात जो लगातार वो कहते आ रहे हैं
कि अमेरिका के सहयोगी देश अमेरिका को उसकी सुरक्षा के बदले काफी पैसा नहीं देते, यानी पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं देते। ये पॉलिसी उस अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी से पूरी तरह अलग है जो 1945 से चली आ रही थी। ये पॉलिसी ज्यादा नजदीक है उससे भी पुराने वाले आइसोलेशनिज्म की सोच से। खैर, ट्रंप जो कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, और आगे भी जो करेंगे वो समय के साथ आपके सामने आ ही जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही देश विदेश की बड़ी अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।